ब्लीच, फेस पैक, मास्क एंड स्क्रब। एक तो उसमें पहला केमिकल जो है वो बेंट्रीमोनियम करके है। ये जो केमिकल है वे ये एक सर्फेक्टेंट है। अगेन मैंने जैसे बताया सर्फेक्टेंट मतलब ऑयल को रिमूव करने के लिए पानी और डिटर्जेंट को उस चीज़ को डीग्रीस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, निकालने के लिए जो एक प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट। मतलब अगर आपने 1 स्पून ऑयल लिया है, उसमें अगर आप सर्फेक्टेंट डालते हैं तो ऑयल के छोटे-छोटे ड्रॉप्स बन जाएँगे और उसको जो है डिटर्जेंट को साफ करना ईज़ी हो जाएगा। तो सेम चीज़ जो है वो हमारे इसमें काम करता है, फेस पैक में ये हमेशा रहता है कि अच्छा। नेचुरल ऑयल जो निकलता है, सीबम जो निकलता है स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर जो एक्यूमुलेट होता है बहुत सारे लोगों को, तो फेस पैक जब लगाते हैं तो ये चीज़ें जो है वो ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, छोटा-छोटा ड्रॉपलेट्स बना देगी। तो उसको जब आप वॉश करेंगे, तो उसके दूसरे केमिकल्स के साथ, डिटर्जेंट के साथ वो वॉश ऑफ हो जाएगा। तो ये है बेंट्रीमोनियम जो है उसका रोल। तो जैसे बताया वो सर्फेक्टेंट है, पर अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो हाइली इरिटेंट है, एलर्जन है, इससे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसका एक पर्टिकुलर बहुत सारे केमिकल है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है। हाँ, मीनवाइल मैं ब्लीच का अल्टरनेटिव बता देती हूँ। ब्लीच का जी। अल्टरनेटिव है नींबू। जहाँ भी हुँ। ब्लीच करना है, फेयरनेस की ज़रूरत है या दाग है, नींबू उसके ऊपर रगड़ो एंड यू आर सॉर्टेड। थोड़ा स्लो होगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर नींबू निचोड़ने के बाद उसकी जो छिलका रह जाता है, उसकी बात कर रही हूँ। उसको अंदर के साइड से आप रगड़ सकते हो। इट्स वेरी इफेक्टिव। जी, तो ये चीज़ें जो है वो बर्निंग, रेडनेस और सेंसिटिविटी जो स्किन में हो जाती है उसका काम है और वो ज़रूरी जो ऑयल है स्किन से उनको भी वो निकाल देते हैं, तो अगेन ड्राइनेस और रैशेज़ हो सकते हैं। ब्लीच की बात करें तो अमोनियम परसल्फेट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीच है और इससे पूरा स्किन का ऐसा बोल सकते हैं वो एक पूरा लेयर आपके स्किन का उखाड़ देता है क्योंकि वो डेड सही बात स्किन, डैमेज स्किन ऊपर का जो एक लेयर है उनको गला देता है। जो भी हाई अल्कलाइन या अमोनियम सल्फेट जैसे ब्लीच होते हैं, इवन कॉमन ब्लीच भी आप अगर देखें तो अ, जो टॉयलेट क्लीनर वगैरह सब रहते हैं उसमें भी क्लोराइड ब्लीच रहता है। तो ये जो ब्लीच होते हैं वो पूरा स्किन को लेयर ही एक उखाड़ देते हैं। अगर गलती से भी आपने कभी ड्रेन क्लीनर यूज़ किया हो, ड्रेन चॉकअप हो जाता है उसमें, वो अगर हाथ में लग गया, उस पे पानी गिर गया तो आपका पूरा स्किन उखड़ जाता है, बर्न हो जाता है। है। या तो ये भी बिल्कुल। उसी टाइप का एक ब्लीच है और ये ब्लीच जो है वो जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन वो हम अगर फेस पे लगा रहे हैं तो इन्हेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और वो राइट। हाइली कोरोसिव मटेरियल है। हमारे टिश्यूज़ को वो जैसे स्किन पे टच होने पे वो असर करता है, वैसा ही वो चीज़ इन्हेल होने पे हमारे लंग्स पे असर करता है। हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों को उसका स्मेल जो है वो पता नहीं होता है और इतने सारे केमिकल्स और फ्रेग्रेंट उसमें डाल दिए जाते हैं कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये ब्लीच का स्मेल है। तो उस वजह से भी तो एक तो ब्लीच का असर, ऊपर से वो फ्रेग्रेंस का असर, ऐसे करके और डैमेज कर देता है। क्लोरोहेक्साडाइन डाइग्लूकोनेट ये एक पेनिट्रेटर है। अगेन मैंने बोला कि जो फेस मास्क और पैक जो आते हैं, उन सब में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वो कुछ-कुछ केमिकल्स को स्किन के अंदर पर्ज होने देते हैं। वो मेलानिन को गला देते हैं। आगे मैं बताऊँगी फेयरनेस क्रीम में नेक्स्ट में ही आएगा कि कैसे वो काम करता है। तो वो मेलानिन को घटा देता है और आपको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मेरा फेस का या स्किन का एक टोन जो है वो लाइटर हो गया। क्योंकि वो अंदर घुसता है, अंदर स्किन के अंदर जाता है, वो कलर देने वाला जो मेलानिन है उसको डिग्रेड करता है। तो ये जब अंदर जाता है तो दूसरे केमिकल्स को भी साथ ले जाता है
और इसी तरह से वो स्किन को सेंसिटिव बना देता है, प्रोन हो जाता है फिर आपका स्किन। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लीच करवा के बाद धूप में मत निकलो, बाहर मत निकलो। यही उसका कारण है कि आपका स्किन इतना सेंसिटिव हो गया है कि वो सन के रेज़ को झेल नहीं पाएगा। देन ओके। है माइक्रोप्लास्टिक। अब जो स्क्रबिंग एजेंट्स हैं, जितने भी स्क्रब हैं, शैम्पू में भी आजकल स्क्रब आते हैं, बॉडी में जो बॉडी वॉश आता है उसमें भी स्क्रब रहता है, फेस के जो फेस वॉश है स्क्रब। उसमें भी रहता है। हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। बहुत ही छोटी साइज़, नैनोमीटर साइज़ के ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। ये डायरेक्टली हमारे शरीर में नहीं जाते हैं, लेकिन अगेन मैंने जैसे बोला था कि वो एनवायरनमेंट में जाके शरीर में जाते हैं। ये भी एंडोक्राइन डिसरप्टर है और कार्सिनोजेनिक है। ब तो माइक्रोप्लास्टिक और ये जब एब्रेसिव। न हुँ, नहाने के बाद जब आप इसको यूज़ करते हो, तो ये माइक्रोप्लास्टिक ड्रेन में जाके जब समुंदर में जाते हैं, तो मछलियों को मारते हैं। ये जी, मछलियाँ इसकी जी। वजह से बीमार होती हैं, मरती हैं। तो एनवायरनमेंट को डेफ़िनेटली हार्म करते हैं ये। और यहाँ तक कि ये इतना अ, प्लास्टिक हम इतना यूज़ करते हैं कि वो प्लास्टिक डिग्रेड होता है। डिग्रेड मतलब कि टुकड़ों में बँट जाता है, क्योंकि सन के यूवी रेज़ उसको तोड़ देते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। बारिश का पानी हो, ड्रेन्स हो, किसी भी वे में वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर दिया है आजकल। हमको फ़ील होता है कि चलो नदी का पानी, समुद्र का पानी पॉल्यूट हो गया, ग्राउंड वाटर तो सेफ है। नहीं, ग्राउंड वाटर में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अरे बाप रे! तो हमने कितनी हद तक पॉल्यूशन प्लास्टिक का कर दिया है, ये भी एक सोचने वाला सवाल है। हमको इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए। राइट। और ये माइक्रोप्लास्टिक जो है हमको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वो स्किन को जो है स्किन के ऊपर स्क्रैच कर देता है। देन अगेन आपकी स्किन है वो प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन के लिए, एक्ने के लिए, ब्रेकआउट होने के लिए। तो बहुत सारे केमिकल्स फिर उसके अंदर जाएँगे। तो ऐसा सब साइकिल चलता रहता है और हमको ऐसा एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू ये सब हमारे दिमाग में घुसाया जाता है कि ये चीज़ें यूज़ कर लो, एक्ने खत्म हो जाएगा, वो चीज़ें यूज़ कर लो, ये खत्म हो जाएगा। पर ये साइकिल चलता रहता है, इसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खुद ब खुद ये क्रिएट करती हैं। आई देन फ़ील है हुँ, मास्क हुँ, मास्क के लिए तो ख़ैर वही जैसे बेसन, चंदन और मुल्तानी मिट्टी मैंने हाँ, कहा, उसके अंदर थोड़ा केसर मिक्स करके मास्क यूज़ कर सकते हैं। बेसन नहीं डालना है तो सिर्फ़ चंदन और मुल्तानी मिट्टी इज़ द बेस्ट। वो तो आई हैव बीन यूज़िंग ऑल माय लाइफ़। एंड हुँ, स्क्रब्स के लिए सो व्हाट आई जनरली डू इज़ एक तो स्ट्रॉबेरी के सीड्स जो होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी को मैश कर दो और उसके अंदर आप चाहो तो नमक या थोड़ी बारीक एकदम बारीक चीनी वो मिक्स कर सकते हो और नहीं तो थोड़े अखरोट और एप्रिकॉट ड्राई जो होते हैं उसको मिक्सर में पीस के यू कैन मिक्स इट विथ सम लिक्विड्स मतलब कुछ बेसन वेसन में या किसी और चीज में या जैसे मैंने आटे की छन्नी बोला था तो वो आटे की छान जो रह जाती है वो चीजें भी स्क्रब ही होती हैं। तो जब हाँ, आप वो 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 नेचुरल स्क्रब है सारे। रवा यूज कर सकते हो। रवा हाँ, इज लाइक अ स्क्रब। आपको कुछ नहीं करना है तो रवे को किसी चीज में पानी में मिक्स मिक्स करके करके। आप स्क्रब करोगे तो इट्स यू जस्ट यूज वाटर एंड इट्स एज गुड एज अ स्क्रब। हाँ जी। फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये बहुत सारे कॉमन केमिकल्स है, ये कॉमन केमिकल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर और ये अगेन ब्लीचिंग जैसा ही वो काम करता है, सरफेस को वो क्लीन कर देगा पूरा। डेड जो स्किन जो है वो भी इससे जला निकल देता है। जाता है, जला जला देता है, देता है। गला देता है। और जो सेंसिटिव है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, वो अगर उनके स्किन पर कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिर गया, यानी कि हाथ में लग गया,
तो पूरा व्हाइट-व्हाइट राइट। छोटे-छोटे स्पॉट हो जाएँगे और आपको ऐसा ही फ़ील होगा कि आपको बर्न हो गया, आपने कोई गरम चीज़ को छू लिया है। हाँ, ये मेरे साथ तो होता है। हाँ, तो ये भी वही चीज़ है। हुँ, देन है सनस्क्रीन। हुँ। अब सनस्क्रीन बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टन्स ऑफ केमिकल्स हैं। यहाँ मैंने 3 लगाए हैं खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, पर टन्स ऑफ केमिकल्स है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के बजाय हार्म ही करता है। तो पैरा एमिनो बेंज़ोइक एसिड करके एक है, ये जो है वो यूवीए और यूवीबी को पार्शियली वो पेनिट्रेट नहीं होने देता है स्किन में। सन के जो यूवी रेज़ हैं उनको उनसे आपको बचाता है केमिकल। पर ये केमिकल खुद इतना टॉक्सिक है कि ये अगेन एंडोक्राइन डिसरप्टर है, डीएनए को डैमेज करता है, टिश्यूज़ को डैमेज करता है, देन स्किन थिनिंग, फेशियल हेयर। अब ये चीज़ें ऐसी है, स्किन थिनिंग मतलब आपकी स्किन को एक लेयर बाय लेयर वो ऐसे हटाते रहता है, जैसे डेड स्किन निकल गया तो उसके साथ एक लेयर कम हो गया, जो स्किन एक्सपोज़ हुआ है, वो हाइली सेंसिटिव है, क्योंकि वो नया स्किन है। जब तक वो नेचुरली शेड होके निकले और आप किसी चीज़ से उसको दूर करोगे, तो उसमें डिफ़रेंस रहेगा। क्यों हम घाव होने पे उस पे कुछ लगाते हैं या उसको ढकते हैं, तो ऐसा चीज़ है। देन है TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एक पिगमेंटेड ये है, ये व्हाइटनेस जो है वो देता है। अगेन ये इसका काम भी सेम है, ये भी यूवीए और यूवीबी को पेनिट्रेशन होने से रोकता है। अब ये जो है ये भी अगेन नैनो पार्टिकल्स है, TiO2 पाउडर फॉर्म में रहता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो सनस्क्रीन लोशन लगाने के बाद बहुत सारे सनस्क्रीन लोशन में एक व्हाइट पैच जैसा स्किन पे लेयर जैसा बन जाता है, उसका कारण है ये TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये भी नेफ्रो यानी कि किडनी को नुकसान करता है, हिपेटोटॉक्सिक यानी कि लीवर में जाके वो सेटल हो जाता है। आगे मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे केमिकल्स जो है वो पेनिट्रेशन का काम करते हैं, तो उनके साथ ये नैनो मटेरियल जो है वो हमारे शरीर में जाता है और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। बहुत ही एक्सेप्टिंग ऑर्गन है हमारा, सारी बुरी चीज़ों को वो ले लेता है और बोलता है कि मैं इसको डिटॉक्सिफ़ाई कर दूँगा। लेकिन ये चीज़ें जो डिटॉक्सिफ़ाई नहीं हो जाती है, वो वहाँ रह के जमा होती रहती है और हाँ, डैमेज करती रहती है। देन है राइट। साइलोक्सेन्स। साइलोक्सेन जो है वो एक मॉइस्चर शील्ड बनाता है, आगे जैसे हमने देखा कि पैराफिन है, उसका भी वैसा ही काम है। ये भी एक सिलिकॉन का ही एक डेरिवेटिव है, यानी सिलिकॉन से ही बना हुआ प्रोडक्ट है और ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है और सारे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो कैंसर कोज़िंग है। इसके देन अंदर ऊपर हुँ, जितने केमिकल्स लिखे हैं सोप, क्रीम इन सब में, वो भी तो हाँ, सारे होंगे। होंगे ही, पैराबेन्स होते हैं इसमें। ये अमोनियम सॉरी बेंट्रीमोनियम जो है वो भी होता है। फिर ये पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है, डायमेथिकॉन जो है और हाँ, वीओसी वोलेटाइल सब्सटेंस यानी कि फ्रेग्रेंस के फॉर्म में, वो बहुत ही सारे कॉमन हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन कॉमन ये सारे कॉमन केमिकल्स हैं। एक थैलेट करके भी कॉमन केमिकल है जिसके बारे में मैं शायद यहाँ लिखना भूल गई हूँ। पिछली थैलेट्स बार जो आपने है उसके बारे में बताया हाँ, था। बताया था, वो प्लास्टिसाइज़र है मतलब कि 2 जो हमारा क्रीम वग़ैरह है उसका जो टेक्सचर है, एक जेल टाइप का फ़ॉर्म जो रहता है वो उसके लिए ज़रूरी है और वो प्रिज़र्वेटिव की तरह भी काम करता है। तो थैलेट्स जो है वो भी एंडोक्राइन डिसरप्टर है और ये सारे केमिकल्स उसमें हमारे ये सारे कॉमन जो इंग्रीडिएंट्स है, कॉस्मेटिक है उसमें रहता है। देन है फेयरनेस क्रीम, जैसा मैंने बताया इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है फेयरनेस क्रीम का, जिसका हुँ, मेन इंग्रीडिएंट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो है वो मेलानिन सप्रेसर है। स्किन का जो टोन है वो मेलानिन नाम के एक तत्व के कारण है।
मेलानिन जो है वो शरीर में स्किन में रहता है, स्किन के अंदर के लेयर में, और पिगमेंटेशन का कारण है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से उनका स्किन का डार्क टोन, लाइट टोन होता है। जिसमें कम है उनका टोन लाइट है, डार्क है उनमें मेलानिन ज़्यादा है। तो गोरा दिखने के लिए मेलानिन को सप्रेस किया जाता है। ये मेलानिन को सप्रेस करने के ऑब्वियसली अंदर जाना पड़ेगा, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा तभी वो मेलानिन को डिग्रेड करेगा। तो हाइड्रोक्विनोन जो है वो सपोर्टर की तरह काम करता है, अंदर ले जाने में मदद करता है, वो खुद उसको डिग्रेड करता है। देन है पीबी, एचजी, एनआई एंड सीआर, ये हैवी मेटल्स है। पीबी यानी लेड, एचजी यानी मर्क्यूरी, एनआई मतलब निकल, सीआर मतलब क्रोमियम। ये सारे जो हैवी मेटल्स हैं, ये बाइंडिंग का काम करते हैं, और निकल स्पेशली जो है वो स्किन लाइटनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। वो ऐसा करता है कि मेलानिन प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक एंजाइम ज़िम्मेदार होता है जिसको टायरोसिनेज़ बोलते हैं। वो एंजाइम जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन का एक पार्ट है, वो होगा तभी मेलानिन बनेगा। तो निकल जो है वो उसको बाइंड करके वो टायरोसिन का फॉर्म ही चेंज कर देता है, जिस वजह से मेलानिन प्रोडक्शन होता ही नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म फेयरनेस का सोच के ये करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, उन चीज़ों में निकल होता है। अगेन हेवी मेटल सारे जो है वो किडनी में जाके डिपॉज़िट होते हैं, किडनी फेल्योर का कारण है, और किडनी के छोटे-मोटे जो एलिमेंट्स हैं, किडनी के रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ है, उसके लिए ज़िम्मेदार है। इससे भी ऊपर निकल टॉक्सिसिटी करके एक बहुत बड़ा ये है, बहुत ही कॉमन चीज़ है वो निकल टॉक्सिसिटी। जैसे हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखा था, उसी हिसाब से ये एक निकल का टॉक्सिसिटी है। तो ये हेवी मेटल्स भी डीएनए को डैमेज करते हैं, एंजाइम्स को डैमेज करते हैं, और कैंसर का भी एक कारण है। देन है मिथाइल प्रोपियोनाइल। अगेन मिथाइल प्रोपियोनाइल जो है वो कैरियर की तरह काम करता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। फेयरनेस क्रीम और सनस्क्रीन के बारे में मैं इतना बता दूं कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं या आपको अपनी स्किन के लिए यू वांट टू अप्लाई समथिंग टू प्रोटेक्ट योर स्किन, तो ग्लिसरीन नाम की एक चीज आती है। ग्लिसरीन के 2-4 बूंदे आप अपने फेस पे लगा दें तो योर स्किन इज प्रोटेक्टेड। ग्लिसरीन लगा के अपने पूरे बॉडी में आप स्विम भी कर सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन। और और यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बताई, एक चीज़ मैं भी ऐड कर दूँ, बहुत सारे लोग गॉगल्स या शेड्स लगा देते हैं धूप में जाते हैं तो। तो ये भी एक शायद प्रोग्रामिंग का हिस्सा है या एजेंडा है। या साइंस ये कहता है कि आपकी आँखों के जो रेटिना है, उसके अंदर सेल रिसेप्टर्स हैं, जो धूप के सामने आते ही वो एक्सपोज़ होते हैं, और शरीर के अंदर वो मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस करने लगते हैं। तो अगर टी3 भी आप बनाते धूप हैं। जी, तो अगर आप शेड्स लगा देते हैं, तो वो फोटो रिएक्टर जो रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, और आपका जो डार्कनिंग या टैनिंग है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो हो सके तो ये भी अवॉइड कीजिए। राइट, वो तो अवॉइड करना ही चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है धूप से तो आप छाता इस्तेमाल कर लो। कपड़े हाँ, के छाते आते हैं समर में इस्तेमाल करने के लिए, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उसका एक अलग नाम है, बट यू गेट ब्यूटिफुल क्लॉथ अम्ब्रेलाज, यू कैन यूज दैट। और दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो, मे बी दिस इज नॉट रेलेवेंट हियर एंड पीपल मे नॉट बी इंटरेस्टेड, लेकिन जो एक्चुअल ह्यूमंस थे या एक्चुअली ह्यूमंस का कलर था वो डार्क स्किन था। और ये जो यूरोपियंस, अमेरिकन, ये जो गोरे जितने आए हैं, ये इनके द डेविल्स आर सपोज टू हैव दैट काइंड ऑफ स्किन, एंड ये सब दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग हैं ऐसा सुना है। और वो
डेविल के साइड के लोग हैं, ऐसा भी सुना है। अब मैं तो दोनों के बीच की हूँ, तो मुझे तो पता नहीं मैं क्या हूँ। हमारे जीन्स और डीएनए को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है कि हम जो थे ही नहीं वो आज बन गए हैं। एग्ज़ैक्टली, राइट। प्लीज़ मूव अब फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं। जी। ये आप हाँ, बस थैंक यू। शेविंग फोम, शेविंग क्रीम्स, इसमें ये भी ऐड है जो हम व्हीट वगैरह जो बोलते हैं, या एपिलेटर क्रीम जो यूज़ होता है, जिससे हम बाल निकालते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली ऊपर के केमिकल्स तो है ही, इसके साथ-साथ इसमें है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड डाइकैप्राइलेट। ये दोनों जो केमिकल्स हैं, ये हमारे बालों के जो रूट होते हैं, उनको वीक कर देते हैं, जला देते हैं। लिटरली जला देते हैं ताकि वो वहाँ से निकल जाए और फिर जल्दी से जल्दी ना आ पाए। डीप पेनिट्रेशन अगर नहीं होता है तो ऊपर के बाल जला देते हैं। शायद इसीलिए जब हम ये क्रीम या फ़ोम सब यूज़ करते हैं तो जल्दी बाल आ जाता है एज़ कम्पेयर टू वैक्सिंग। तो ये 1 है, मिनट, और ये इनका एक पीएच भी 1 मिनट, ये शेविंग फोम और क्रीम जो है ये मेन यूज़ करते हैं, राइट? और जो हेयर रिमूविंग क्रीम है, उसके बारे में भी इसी में है या आगे है? हाँ, ये सेम ही है, इसी में है। क्योंकि शेविंग फोम जैसे नाम ही बता रहा है, फोमिंग एजेंट है, झाग बनाता है, तो डिटर्जेंट वगैरह ऊपर वाले केमिकल्स तो है ही। इसके साथ इम्पोर्टेंट जो है वो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। ये एक बल्किंग एजेंट है और ये भी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैंने जितना भी रिपोर्ट पढ़ा उसमें मुझे यही बताया कि बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, इसलिए इसके हानिकारक नहीं है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक सेफ केमिकल है। देन डाइकैप्राइलेट जो है वो भी क्रीम में यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों के जो पीएच है वो बहुत ही अगेन अल्कलाइन रहता है, डिटर्जेंट के जैसा ही। इस वजह से अगेन वो स्किन को हार्म करता है। जब स्किन का पीएच चेंज हो जाता है तो अगेन हमारा जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, मतलब स्किन के ऊपर एक नॉर्मल ही अ, कुछ बैक्टीरियाज़ नॉर्मली प्रेज़ेंट रहते हैं और वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चला जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी एलर्जी, इरिटेशन होती है। बहुत ही कॉमन है ये अल्कली चीज़ों को यूज़ करने की वजह से स्किन डार्कनिंग हो जाता है और ड्राइनेस हो जाती है। तो ये चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। एक बात पूछनी थी आपसे। आपने 2-3 चीज़ों के बारे में समझाते हुए बोला कि उसका अल्कलाइन लेवल बहुत हाई होता है। अब 8.5, 9, साढ़े 9 अल्कलाइन लेवल पीएच वैल्यू तक तो हम कैंगन का पानी पीते हैं। तो उस वो तो इट्स सपोज्ड टू बी बेटर, द हायर द बेटर। लेकिन अगर वो 9.5 के ऊपर चला जाता है पीएच लेवल, पानी में एक अजीब-सा टेस्ट आ जाता है और वो पिया नहीं जाता। जैसे 11 हाँ, पीएच हो गया, 12 पीएच हो गया। तो आर यू श्योर इट इज़ हाइली अल्कलाइन और इज़ इट एसिडिक? इट इज़ हाइली अल्कलाइन। तो हाइली अल्कलाइन का नुकसान क्या है? स्किन का पीएच चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल आपकी स्किन के ऊपर फ्लोरा है, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया बहुत हाँ, सारे रहते हैं, हाँ। वो सारे चेंज हो जाएँगे। वो बहुत सारे जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है, वो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, प्रोटेक्टिव है, वो ओह! चला जाएगा। ओके, अगेन आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, ओके, वॉव! ओके, तो सेंसिटिविटी उससे बढ़ जाती है। ओके। तो अगर आपने हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। ये जो हम यूज़ करते हैं हेयर क्लीन करने के लिए जो भी केमिकल या जेल यूज़ होता है, उसके बाद उसके साथ ही ऑयल का पाउच आता है, वो हुँ, लगाने को बोला जाता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने के लिए। पर वो उसमें भी अगर आप देखोगे वो सिलिकॉन ऑयल रहता है। ओह! ये कौन-सी तो चीज़ में ऑयल का पैच आता है? ये जितने भी एपिलेशन के क्रीम आते हैं ना, हेयर रिमूवर अच्छा, क्रीम, उसके अच्छा, साथ अच्छा। वो ऑयल का पाउच रहता है कि आप हाय क्लीन कर भगवान! लीजिए
पानी से साफ कर लीजिए, उसमें भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, आपको साबुन नहीं लगाना है उसके बाद। ओह! ओह! अच्छा, डायरेक्टली वो ऑयल लगाना है। अच्छा पानी आई हैव से नो धो के आइडिया। आपको उसको उसके ऊपर वो ऑयल लगाना है, वो भी सिलिकॉन ऑयल है। अच्छा, तो जहाँ तक शेविंग का ताल्लुक है, पुराने ज़माने में तो लोग शेव करने के बाद फिटकड़ी लगाते थे और शेव करने के लिए एलोवेरा जेल लगा के भी शेव किया जा सकता है। जी, आदमियों की बात कर रही हूँ, जो लोग हाँ। रेज़र यूज़ करते हैं या औरतें अगर रेज़र यूज़ करती हैं, हाथों पे, टाँगों पे, तो यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल और उसके हुँ, बाद आप शेव कर सकते हो। उसके हुँ, अलावा अगर आप वैक्स नहीं करना चाहते हो या आपको नेचुरल कुछ यूज़ करना है, तो एक हिमालयन हर्ब आता है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक फेनक नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। उसने एक पाउडर बनाया है, उस पाउडर को गीला करके पानी में आपको सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर एक लिप पैक लगाना है और पैक लगा के आधे घंटे बाद आपको उसे स्क्रब करके धो देना है। वो नेचुरल हर्ब से आपके हेयर को सॉफ्ट करके निकाल देता है। और पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि वो जो दूधी, तोरी जो झाड़ के ऊपर सूख जाती है ना, तो उसके अंदर एक जाली बन जाती है। तो वो जो जाली है, उसको अपनी स्किन पे ऐसे गोल, 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 गोल घुमा-घुमा के उन बालों को एक तरह से तोड़ के निकाल देती थी। So people used to use that to remove hair in the olden times. And this herb mixture, if you want, मैंने उसके साथ कंफर्म किया है कि उसके अंदर कोई केमिकल्स तो नहीं है. एंड व्हाई डज इट स्मेल द वे इट डज, तो उसने मुझे बताया कि नहीं, इसकी ये नेचुरल हिमालयन हर्ब है जिसकी स्मेल ही ऐसी है. सो इफ एनीबडी वांट्स दे कैन यूज दैट. हाँ जी. और आपने जो वो तुरई वाले का बात किया जाली का, हाँ वो हाँ बेस्ट ऑप्शन है लूफ़ा का। जो हाँ. प्लास्टिक के लूफ़ा यूज़ करते हैं, उसके बदले ये यूज़ कर सकते हैं। राइट. आगे बढ़ते हैं, अब आता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो इसमें है शैम्पू, कंडीशनर, ये बहुत ही सारे कॉमन है। इसमें ऊपर वाले जब हमने बात की है, वो सारी चीज़ें तो रहती है एज़ यूजुअल। डिटर्जेंट है, तो उसमें एसएलएसपी रहेगा ही। हाइलाइटिंग केमिकल जो है, वो ब्यूटाइल डाइहाइड्रॉक्सी टोल्यूएन बीएचटी और एक बीएचए करके भी है। तो ये है टोल्यूएन की जगह वो एलेनाइन है। अ, हाँ, एलेनाइन है। तो ये दोनों ही बीएचए और बीएचटी कॉमनली प्रेज़ेंट होते हैं शैम्पू एंड कंडीशनर में, जो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, एक तरह के प्रिज़र्वेटिव हैं। पर उसकी वजह से हेयर फॉल, ग्रेइंग, डैंड्रफ, फ्रिज़, ये सारी चीज़ें होती है। अगेन हाँ. आप तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये और हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये भी एक केमिकल है। तो औरतें तो हफ्ते में 1-2 बार बाल धोती हैं, आदमी तो रोज़ धोते हैं। तो ये तो उनको ज़्यादा हार्म करता होगा। जी, ओके। ये कौ बहुत बार हम ये सोचते हैं कि शैम्पू करने से बाल ड्राई रहते हैं। यही इसका कारण है कि इतने केमिकल्स और डिटर्जेंट है कि वो शैम्पू से आपके बाल ड्राई हो जाएँगे, फ्रिज़ी हो जाएँगे। इसीलिए वो लोग कंडीशनर देते हैं कि चलिए अब आप कंडीशनर लगाए, आपके बाल सॉफ्ट हो जाएँगे। अगेन उसमें टन्स ऑफ केमिकल्स, सर्फैक्टेंट्स हैं उसमें भी। सर्फैक्टेंट तो ये फ्रिज को घटाने के लिए जितने भी सर्फैक्टेंट है प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जेल हो गया, स्प्रे हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, या हम सीरम जो यूज़ करते हैं, लीव इन कंडीशनर लगाते हैं, उन सब में ये सर्फैक्टेंट है सेट्रिमोनियम क्लोराइड। ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड इसको बोलते हैं। अमोनियम कंपाउंड जो है वो बहुत ही खतरनाक रहते हैं। अगेन पर वो वही डालते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में है तो आपको असर नहीं करेगा, पर ये सारी चीज़ों के तुरंत एक्शन आपको नहीं दिखेंगे, प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट है इसके सारे। ये भी कार्सिनोजेनिक है और एंडोक्राइन डिसरप्टर है। अब बात आती है हेयर ऑयल, सीरम, बियर्ड ऑयल। आजकल ये भी अम, एक बहुत ट्रेंड है।
1 हाँ मिनट, जी। शैम्पू कंडीशनर जी। के मैं बता दूँ, एक तो हुँ। आपने बता दिया कि रीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा हुँ। पाउडर मिल जाता है, नहीं तो आप रीठा ले सकते हैं। उसको मैं अपनी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, तो मैं अपने कपड़े भी उसी से धोती हूँ। और ये मैंने 1 सेकंड। तेल लगाया था। तेल लगाया था मैंने अपने बालों में। और उसके बाद मैंने एक पैक बनाया है जिसमें आंवला, शिकाकाई ऐसे हिबिस्कस और ऐसे 5-6 पाउडर्स मैंने मिक्स किए हैं और रीठा को मतलब तोड़ के, तो रीठा को मैंने बॉईल करके फिर उसको मैश करके उस पैक में मिक्स किया और मैंने एक बॉटल में भर के रख दिया है। इट्स इट्स अ वेट पैक। और तेल लगे हुए बालों में, और जब मैं तेल लगाती हूँ तो बहुत लगाती हूँ। आई नीड पूरा नीचे तक मुझे चाहिए कि बालों में तेल हो। और मुझे सर में बहुत ड्राइनेस फील होती है, तो बहुत तेल लगाती हूँ। मैंने सिर्फ वो पैक लगाया है, रीठा और वो उन चीजों का मिक्स करके, एंड माय हेयर इज एब्सोल्युटली, एक तो ऑयल भी नहीं है, एंड इट इज सो सॉफ्ट, आई कांट टेल यू, एक्सट्रीमली सॉफ्ट। तो ऐसा आप बना के, मैंने तो इतना बड़ा पतीला बनाया था, बना के जार्स में भर के अपने रख सकते हैं बाथरूम में। एंड बालों के लिए यू कैन ऐड आंवला शिकाकाई, फेस के लिए यू कैन ऐड व्हाट इज दैट, चंदन एंड मुल्तानी मिट्टी फॉर योर फेस वॉश और बॉडी वॉश। ऐसा आप बना के रख सकते हैं। और कंडीशनर, एक तो ये पैक के बाद मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, एंड सेकेंडली अगर आपको लगता है आपके बाल फ्रिज़ी हैं, तो शैम्पू करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, टॉवल ड्राई करते हैं, 2 बूंद नारियल का तेल लेकर आप अपने बालों में लगा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड कंडीशनर। नहीं, तो 1 चम्मच हनी एक मग में मिक्स कर देंगे। हनी को आप मग में पानी में मिक्स कर देंगे और उससे बाल धोएंगे, या ग्लिसरीन, तो दैट इज अ वेरी गुड कंडीशनर फॉर योर हेयर। उससे आपकी फ्रिज चली जाएगी। मैंने तो मेरे फ्रिजी बालों के लिए सब कुछ आजमाया है दुनिया में। आई प्रेफर नेचुरल, तो मैंने तो सब कुछ आजमाया हुआ है, तो मुझे पता है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। हाँ जी। जी। तो अब बारी आती है ऑयल की। इसमें सीरम भी इंक्लूडेड है। बियर्ड ऑयल का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो ऑयल मार्केट्स में मिल रहे हैं, एक्सेप्ट द एडिबल ऑयल्स, यहाँ एडिबल ऑयल्स की बात नहीं है, ये सारे नेचुरल ऑयल नहीं है। इसमें सिलिकॉन या मिनरल ऑयल जो बोला हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। ऐसा होना चाहिए 80-20 रेशियो, उसके बदले ये उल्टा है। नेचुरल ऑयल शायद इसमें 20% है। सिलिकॉन ऑयल, मिनरल ऑयल अगेन बहुत ही पेट्रोकेमिकल बेस होने की वजह से चीप है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है। आजकल सबको चाहिए कि नॉन ग्रीसी होना चाहिए। तेल लगाया है लेकिन लगना नहीं चाहिए कि तेल लगाया है। तो इसीलिए इसका डिमांड बढ़ जाता है। अगेन हमको ये सारा चीज़ें बता रही हूँ मैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है। नॉन स्टिकी ऑयल, ऑयल कभी नॉन स्टिकी हो सकता है? ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ते जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँ, तो चीज़ों को समझें कि क्यों हमें फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है। इसीलिए बोला जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर ब आते हैं, कि आप सोशल मीडिया से या जो टीवी और न्यूज़ मीडिया से दूर रहिए। बहुत बड़ा पार्ट जो है एडवर्टाइज़मेंट का, वो इसी में बेस्ड है। तो रिप्लेस कर दिया इन मिनरल ऑयल से, वो नॉन स्टिकी है और हेयर ग्रोथ के लिए, सॉरी, मिनोडेक्सिल हेयर ग्रोथ का है, नॉन स्टिकी है इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। पर अगेन पेट्रोकेमिकल्स है, हार्मफुल है, इससे हेयर फॉल बढ़ता है, डिज़ीनेस आती है। अब ये सारी चीज़ें थोड़ा चौंकाने वाली लगेगी कि डिज़ीनेस हेयर ऑयल से, पर हाँ, हार्ट बीट कम हो जाती है। अरे बाप रे। रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी, अब रिप्रोडक्टिव मैंने आगे जैसे बताया कि सेक्सुअल हार्मोन्स में डिसरप्शन हो जाता है। डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी है कि यानी कि प्रेग्नेंट
औरतें जो हैं वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन चीज़ों के संपर्क में जब आती हैं, तो जो उनका बच्चा जो अंदर बढ़ रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी बाधाएँ आती हैं क्योंकि ये चीज़ें डीएनए को असर करती है। देन तो ये 1 मिनट, ये जो सेरम ऑयल होता है, जैसे आर्गन ऑयल, मोरक्कन ऑयल, उसके अंदर भी ये सब होता है? आप इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि जो बड़े-बड़े ब्रांड्स के हैं, उसमें आप इंग्रीडिएंट्स चेक कीजिए। खाली क्यूएस बेस करके या तो बेस प्रोडक्ट करके बहुत चीज़ें उन्होंने हाइड करके रखी रहती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। खाली आयुर्वेदिक चीज़ों के नाम लिख दिए होंगे, उनका इटालियन नाम लिखा होगा, लेकिन लास्ट में लिखा होगा क्यूएस बेस, एस्टेरिक मार्क करके लिखा होगा, नहीं तो खाली बेस इंग्रीडिएंट्स ऐसा करके हाइड कर देते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। जब हे आप भगवान! इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसके बारे में, तो वो प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट्स, फुल इंग्रीडिएंट्स वो कंपनी को डिस्क्लोज़ कभी-कभी करते हैं वो लोग, तो वहाँ लिखे होते हैं। जो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, वो तो फिर आपको उस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। बाकी जो एक्सट्रैक्ट किए हुए ऑयल है, जैसे कि हम ये